हेलो बच्चों, यस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डी के स्टडी चैनल पर। चलिए बच्चों, आज क्लास हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, बहुत शानदार लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम देखने वाले हैं दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, दैट मीन्स लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं। तो आज क्लास में हम पूरी बातें करेंगे कि वास्तव में जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है, जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली पीरियोडिक टेबल बना है, उसका क्या मतलब है। यस, आपको बनाना भी सिखाएंगे, उसमें तत्व कैसे अरेंज होते हैं उसको भी सिखाएंगे, और साथ ही साथ इन तत्वों को कैसे याद करें वो भी बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं तो आप इससे पहले इस लेक्चर को देखें, आप इसके पहले जो लेक्चर बना है आप उसे जरूर कवर करें, क्योंकि इस लेक्चर में पूरी बातें, पूरी कहानी तब समझ में आएंगी जब आप इसके पहले वाला लेक्चर कवर करते हैं। अर्थात जो भी कुछ बातें हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप उसे देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट खोलें वीडियो का, वहाँ से आपको क्रम से वीडियो मिलेंगे जहाँ से आप पूरी नोट्स बना सकते हैं। यस, तो हो जाते यार मेरे साथ, उठाइए कॉपी कलम, नोट्स बनाइए। यस, तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि ये दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है, जिसे आज हम आधुनिक आवर्त सारणी का नाम देते हैं, और आज हम जो भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें लगभग 118 जो एलिमेंट हैं, जो 118 तत्व हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, और काफ़ी इजीली हो भी जाता है, समझ में भी आता है। लेकिन उसके पहले यह जो फॉर्मेट था, यानी यह जो 118 एलिमेंट था, वो पहले 118 था ही नहीं। जब तत्व कम थे, दैट मीन्स जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी बनी थी तो वह मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, और धीरे धीरे वो तत्व बढ़ने लगे। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को अपडेट करके जो फॉर्मेट बनाया गया था वही है एक्सटेंडेड फॉर्मेट। मेरा मतलब ये है कि आज जो आपका पीरियोडिक टेबल बना है वो कहीं ना कहीं पुराने पीरियोडिक टेबल से रिलेट है, यानी जो फॉर्मेशन बना है 118 एलिमेंट वाला, वह कहीं ना कहीं पुराने पीरियोडिक टेबल से, पुराने फॉर्मेट से रिलेट है, यानी संबंध को बताता है। अब आज का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसके बारे में मनन मंथन किया था मोजेले ने जो ढांचा तैयार किया था पीरियोडिक टेबल का, वो 1913 की बात है। तब की बात है, ये बात है 1913 की। सन 1913 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी जेन जेफरीज मोजेले करके वैज्ञानिक हैं। इन्होंने आधुनिक ढांचा को बनाया था जिसमें 118 एलिमेंट आज समाहित है, अरेंजमेंट है। मैं आपको बता दूं, ये जो मोजेले हैं, ये मोजेले ने आधुनिक आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे बताया था, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो व्याख्या किया था वो बोर ने किया था। तो बोर ने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को देखते हुए उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक संबंध स्थापित किया था। और जहां तक वैज्ञानिकों की बात है, पूरी वैज्ञानिकों ने मतलब जैसे कि, तो बोर ने क्या किया था, बोर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को उनका एक रिलेशन दिया था, एक संबंध स्थापित किया था। अर्थात किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम उसके अन्य प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों को बता सकता है, ऐसा मानना था बोर का। तो इसी आधार पर आज का जो एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल बना है, इसी के आधार पर उसको एक नया फॉर्मेशन दे दिया गया, उसको बना दिया गया, फाइनली ये बोल सकते हैं। तो इसमें रांग बुरी वर्नर, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मान करके आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म को तैयार किया। तो आज जो भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म बना है वह 118 एलिमेंट वाला है, 118 तत्व इसमें समाहित है। क्लियर बात है? ओके, तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि पूरी जानकारी देंगे, पूरी बातें करेंगे कि वास्तव में कैसे हम पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे, यानी उनका ढांचा कैसे बनेगा। क्लियर? चलिए, अगर हम ढांचे की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप कलम उठा लो, कॉपी को घुमा लो, देखो कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे सिंपल वे में ऐसे कॉलम खींचेंगे, ठीक है। यस, यहाँ पर कुछ ऐसा, मैं आपको पहले बनाना सिखा दूं, फिर एलिमेंटों को भरना है। ये यहाँ पे आप 7 कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना काम किए होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब एक छोड़ करके यहाँ पर सेम इसी के चिपक करके ऐसे आप खींचोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब क्या करना, यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे तीसरा छोड़ करके जो चौथा है, चौथा में आइए और चौथा को आप चौथा कॉलम लेकर के आप ऐसे आगे तक जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से 10 कॉलम ऐसे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर हुआ? गणना करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर इसको हम देंगे ऐसे मिलाए और यहाँ पर ऐसे इसको भी यहाँ पे अटैच करा देंगे। काम खत्म हुआ। ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको हम पूरा एक लेवल तक, यानी इस दूसरे वाले लेवल तक, यहाँ तक हम इसको इस लेवल में मिला करके आगे जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा। क्लियर हुआ? और इसमें 2 कॉलम है। अब इसको हम कितना कॉलम तक बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे, इसमें पूरा 6 कॉलम। 1 2 3 4 5 और ये 6। गणना करें 1 2 3 4 5 6। छठवें वाले को हम इसके लेवल में करेंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। अब ये फाइनली आपका ध्यान से देखा जाए तो लगभग पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार हो गया। ये थोड़ा सा ऐसे आप मिलाओगे तो आपका बहुत बढ़िया मिलेगा। क्लियर है? ओके। तो ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। अब इसमें कुछ छूट रहा है, जो छूट रहा है उसको जरा देख लें। यहाँ पर बाहर की ओर 2 कॉलम जो कि थोड़ा सा बाहर दिखना चाहिए, ऐसा करके आप बनाएंगे। ऐसा। क्लियर है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो आप ऐसे 15 कॉलम यहाँ खींच लेंगे, 15 डब्बा दिखना चाहिए। तो ये है बच्चों आपके सामने फाइनली एक पीरियोडिक टेबल। तो हम ऐसे पीरियोडिक टेबल का साँचा बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल बना है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। यानी ये लगभग 118 डब्बों वाला पीरियोडिक टेबल 118 तत्वों के लिए ये ढांचा बना हुआ है, जिसमें आप 118 तत्व भर सकते हो। तो ये सिंपल तो पीरियोडिक टेबल बन गया है। अब इसमें तत्व कैसे भरते हैं, अरेंजमेंट कैसे होता है और इसमें कौन क्या चीज होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस आधुनिक आवर्त सारणी को, जो कि सबसे पहले 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार के ब्लॉक में बांटा गया है। तो वह 4 ब्लॉक कौन है? तो पहले वाले में हम पहले इसका नंबरिंग करेंगे। तो पुराना प्राचीन नाम पे क्या होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकेंड ए। क्लियर हुआ? ये होता है प्राचीन नाम के हिसाब से थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए और इसको बोलेंगे 8 ए। क्लियर हुआ? ओके। ये होता है फर्स्ट बी, ये होता है सेकंड बी। क्लियर है? ओके। यहां से देखा जाए तो ये होता है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी, 7 बी और 8 में ये तीनों आते हैं। अब बातें स्पष्ट है? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये लगभग क्रमशः ग्रुप है। ठीक है? तो ये जो डंडा ऐसे डंडा नुमा खड़ा हुआ है, जो खड़ा है उसे हम ग्रुप कहेंगे और जो पड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। क्लियर? तो जब हम इधर ऐसे जाएंगे तो ये ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। यस। और जब हम इधर आते हैं तो ये क्या होता है? पीरियड होता है। पीरियड यानी कि इसे हम बोल सकते हैं समूह। क्लियर हुआ? ओके। तो फाइनली इस ग्रुप को देखा जाए तो ग्रुप में कितने हैं? तो ग्रुप में ऐसे हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, तो ऐसे 8 तक ग्रुप गया है। और यहाँ पे पीरियड में ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे 7 तक गया है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अब जो आधुनिक नाम है उसको हम कैसे बोलते हैं? तो आधुनिक नाम में इसको सिंपली जब देखा गया कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो वैज्ञानिकों ने आधुनिक नाम दे दिया। तो आधुनिक नाम में क्या बोलेंगे? इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, ये थर्ड, सिंपल ना, 4 5 6 7 8
9 10 11 12 ऐसे 13 14 15 16 17 और ये है 18। एक बात है कि लास्ट वाले को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप, जीरो समूह बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके पीछे कहानी है वो हम बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनली कि वास्तव में यह जो आपको दिख रहा होगा जो नंबरिंग करके दिए हैं, ये नंबरिंग का क्या मतलब है। आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो जो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है उसे हम SPDF नाम का ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? SPDF कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए यानी कि पहला और दूसरा ग्रुप को हम S ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S ब्लॉक। क्लियर है? क्या बोलते हैं? S ब्लॉक बोलते हैं। पहले और दूसरे क्या बोलते हैं? S ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर है? ओके। और यहां से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक हम बोलते हैं P ब्लॉक। क्या बोलेंगे? P ब्लॉक। चलिए अब हम समझते हैं कि किनको कैसे नाम दिया गया है। तो नाम की अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक में 4 ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक में SPDF ब्लॉक है। तो ये जो पहला है और ये दूसरा, फर्स्ट ए और सेकेंड ए ऐसे बोल सकते हो। इन दोनों को बोला गया है S ब्लॉक। क्या बोला गया है? S ब्लॉक। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जो 13 है, 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप है इनको बोला गया है क्रमशः P ब्लॉक। क्या बोला गया है? P ब्लॉक बोला गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ बचा है D और F ब्लॉक। तो बच्चों यहाँ पे 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को बोला गया है D ब्लॉक। क्या बोला गया है? D ब्लॉक के तत्व बोला गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो D ब्लॉक होता है उसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण तत्व बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलेंगे। क्लियर है? ओके। तो हर ग्रुप का अपना एक अलग अलग नाम भी होता है, उसको हम समझाएंगे आपको। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? F ब्लॉक। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको क्रमशः हम 6 और 7 कहते हैं। बट ये 6 और 7 ये दोनों को देखा जाए तो ये दोनों है F ब्लॉक। क्या है? ये दोनों है F ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये दोनों। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो कि SPDF ब्लॉक में 4 ब्लॉक में पूरे तत्वों को बांट दिया गया। अब यहाँ पे समझना है कि हम तत्वों को भरेंगे कैसे और पूरे तत्वों को हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पूरे यानी SPDF चारों ब्लॉक के तत्वों के बारे में विशेषताएं बताई जाएंगी और आने वाले चैप्टरों में लगभग पूरे का विस्तार है, पूरे का भंडाफोड़ है। फिर भी यह देखते हुए कि आपके सामने SPDF अगर आ चुका है, आपके सामने अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दैट मीन्स तत्वों का वर्गीकरण आ चुका है तो हम जरूर बताएंगे क्रमशः S ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं। S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुणधर्म, थोड़ा सा केमिकल वाली जो भी प्रॉपर्टी है आपको हम पूरी बताएंगे, पूरी बातें आपसे करने वाले हैं। उसके अलावा P ब्लॉक, फिर हम D ब्लॉक, फिर हम F ब्लॉक, टोटल हम अध्ययन करने वाले हैं। यस, तो बने रहिए। फिलहाल आज क्लास में बात करेंगे टोटल कि हम यहाँ पे तत्वों को हम नाम कैसे याद रखेंगे। दूसरी बात कि S ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी पूरी कहानी देखने वाले हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये जो पूरा तत्व है इन पूरे तत्वों को अगर भरना है तो आप फटाफट कैसे भरोगे। तो मैं फटाफट भर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि याद आपको कैसे करना है। ठीक है, चले तो अगर हम तत्वों की बात करते हैं, तत्वों को कैसे हम अरेंज करेंगे, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आइए आपको थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, तरीका बताते हैं और आप बिंदास कर सकते हैं। कुछ भी आपको याद करने को सकता नहीं है, ना बनाने की याद करने की झंझट है, ना ही आपको तत्व भरने की दिक्कत है। यानी अगर आपको थोड़ा सा बहुत टाइम मिल जाए तो आप क्या करोगे, पूरा तत्व पूरा पीरियड टेबल बना दोगे। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे नंबरिंग की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो प्रत्येक कॉलम के लिए एक आपको मैजिक नंबर देंगे। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे क्या होगा 19 होगा, यहाँ पे क्या होगा 37 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 55 दैट मीन्स 55, यहाँ पर हो जाएगा 87। अब लॉजिकली बात यह है कि मैंने ये कैसे भर दिया। आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जी ने याद कर लिया, रट लिया, भर दिया, ऐसा कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कुछ तरीके भी समझने हैं यार। यहाँ पे क्या तरीके हैं, क्या मैजिक है वो समझिए। तो यहाँ पे मैजिक नंबर आता है। क्या आता है? यहाँ पर मैजिक नंबर एक होता है जिसे आपको याद करनी चाहिए। तो मैजिक नंबर में क्या होता है, 2, 8, 8, 18,
18, 32। ये मैजिक नंबर है और यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे, विचार करो। मैंने बोला कि 1 से मैंने शुरू किया था, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो सबसे पहले 2 ऐड करेंगे, तो 1 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, क्लियर है। अब उसके बाद क्या ऐड करना, ऊपर देख लो 8, तो 3 में जब आप 8 ऐड करोगे यानी 8 जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 11। ऐसे ही फिर से क्या जोड़ना 8, क्या जोड़ना है 8, तो फिर क्या होगा 19। अब 18 जोड़ना है तो 18 जोड़ 37 होगा, फिर 18 जोड़ना है तो क्या होगा 55, फिर क्या जोड़ना है 32, तो 55 32 कितना होता है 87। तो इस प्रकार से मैजिक नंबर की सहायता से आप क्या करोगे, पूरा एटॉमिक नंबर भर दोगे। अब ये तो ठीक है, मैजिक नंबर है तो आप काम कर लोगे, लेकिन अब तत्वों कैसे भरेंगे उसको देख लो। तो भैया तत्वों को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ आपको समझना पड़ेगा। एक होता है हलीना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ है। तो मैंने ये ऐसा बोला और आप ऐसा सुने भी होंगे, और इसके पहले भी हम वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हम आपको ये बता चुके हैं कि इनको याद कैसे करते हैं, रटते कैसे हैं, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे आप देख सकते हो। तो वास्तव में इसको कैसे याद करते हैं उसको समझना जरूरी है, फिर हम एक एक ब्लॉक उठा करके हम उनका पूरा भांडा फोड़ करेंगे। फिलहाल तो मैंने क्या बोला, ऐसे मैंने भर दिया, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे हो गया। तो ऐसे ही करके मैंने बनाया कि एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ए को हम पहला ग्रुप कहते हैं, सेकंड ए को हम दूसरा ग्रुप कहते हैं, और फर्स्ट ए को हम बहुत सारे बात कर सकते हैं। फर्स्ट ए में मेटल होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, हाइड्रोजन गैस होता है, बहुत सारी कहानी है। इस पूरे कहानी को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ी बहुत अगर हम बात करना भी चाहें आपसे तो क्या होगा, यहाँ पे हलीना की रब से फरियाद ये तत्वों का नाम हो गया, याद करने का तरीका हो गया, मैजिक नंबर आपको दिख ही रहा है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा आपको कि ये वास्तव में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें इसका नंबर क्या होगा, तो 3 के बाद हमेशा क्या आता है 4 आता है, तो आपको क्लियर है। फिर 4 में जब आप 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12, ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 में क्या जोड़ेंगे, 20 में जब आप 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यार कुछ काम इजी हो जाता है जब हम एक आध काम करना जान जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे 18 फिर 38 में 18 जोड़ कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 88 हो जाएगा फाइनली, क्लियर है। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परमाणु क्रमांक भरने में दिक्कत हो रहा होगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि होता कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा समझदारी रखनी है, बस आपको थोड़ा सा सहनशीलता रखना होता है, ठीक। तो चलिए तब तो बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट बेटा मांगे, इसे बोलते हैं काला, सल्ट बाप हो गया राजी। तो ऐसा करके हमने तत्व भर दिया। तो इस प्रकार से ये रहा आपका 2 कॉलम खत्म। तो ऐसे तत्वों को भर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम यही पे पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक तो क्लियर हो गया, अब हम पी ब्लॉक की बात करेंगे। तो पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17 18 ये आपको बता दें 1 2 3 4 5 6 ये 6 ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। यस, धातु, अधातु, उपधातु, इसके अलावा गैस, तमाम प्रकार के प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अगर हम उनको ध्यान से देखें तो कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले 13वां ग्रुप, ऐसे बोलेंगे 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, 18वां ग्रुप। तो 13वां ग्रुप के जो तत्व होते हैं उससे हम बोरान की फैमिली कह सकते हैं। ऐसे ही 14वें को कार्बन की फैमिली, 15वें को नाइट्रोजन की, 16वें को ऑक्सीजन की, 17वें को फ्लोरीन की, यानी फ्लोरीन कहा जाता है। और नोबल गैसेस भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 18वां को जीरो ग्रुप का समूह बोल सकते हैं, जीरो ग्रुप यानी जीरो वर्ग। यानी एक और नाम होता है जिसे हम अक्रिय गैस, इनर्ट गैसों का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जिसे हम अक्रिय गैस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, एक बार और दोहरा देते हैं। चलिए तो ये रहा आपके सामने मैजिक नंबर के हिसाब से, ये रहा आपका ये पूरा परमाणु क्रमांक कैसे याद करें, और ये एस ब्लॉक के तत्वों का अरेंजमेंट। अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक को लेकर के, तो पी ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसके नामकरण, नाम कैसे हम याद करेंगे, कौन कहाँ पे जाएगा। तो पहली बात है आप एक ग्रुप पकड़िए। तो पी ब्लॉक में आप ग्रुप पकड़ेंगे तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं टोटल, 13 से लेकर के 18 तक होते हैं। और इनको क्रमशः हम ग्रुप वाइज याद करते हैं। तो अगर हम ग्रुप वाइज याद करते हैं तो आप ऐसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, 13वें ग्रुप बोलेंगे बाल गंगा इंदिरा तिलक नहीं रहे। यस,
मैंने क्या बोला, 13वें ग्रुप के तत्व बोलते हैं बोरान की फैमिली। बाल गंगा इंदिरा तिलक नहीं रहे, कहीं चले गए। ओके, 14वें ग्रुप क्या बोलेंगे? 14वां ग्रुप मैंने बड़ी तरीके से बनाया है, बहुत शानदार बनाया है। तो 14वें का आप ऐसे बोल सकते हो, 14वां या फोर्थ है, कहे सीता जी सुना हो प्रभु फूल से। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला 14वें को, कहे सीता जी सुना हो प्रभु फूल से, कहीं अवर न देखा भूल से, नहीं तो रखिया फोड़ दे त्रिशूल से। यस, तो बस आप याद कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। 14 की बात करते हैं, 15वें की बात करते हैं तो क्या होगा, हेलो, 15वां होगा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी चले गए कहाँ मकाऊ। यस, क्या मैंने बोला, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी बनकर मकाऊ गए। ओके, 16वें बात करते हैं तो ऐसे 16वां में क्या होगा, ऑरेंज संतरा सेव टेबल पुलाव लिए या ला कर दो, ऐसे बोल सकते हो, ऑरेंज संतरा सेव टेबल पुलाव ला कर दो। क्या बात है, क्या बात है। 17 की बात करते हैं, 7A की बात करते हैं तो इसको आप कैसे याद करोगे, फिर कल बाहर आई आंटी जिसका नाम था तेजस्विनी। ओके, फिर कल बाहर आयल अंटिया जो एक नाम रहा तेजस्विनी। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं 18वें ग्रुप कैसे याद करना है, तो आप बड़ा सिंपल वे में 18वें को देख सकते हैं। ही नी अर कर एक्स रन मारा, ओ माय गॉड, बड़ी चिंता वाली बात है। कोई हिनियरकर नाम का खिलाड़ी है जिसे बैट तक पकड़ने ढंग नहीं आता है और किसी मैच में जा करके बहुत सारा रन मार दिया, तो चिल्ला मिंटुआ चिल्लाते हुए आ रहा और कह रहा हिनियर करवा लो, एक्स रन मारा, बहुत सारा रन मारा, एक्स रन मारा, बहुत सारा, क्या बोलेंगे, एक्स रन मारा। तो एक खिलाड़ी जिसको खेलने नहीं आ रहा, बैट नहीं पकड़ने आता, कैसे मार सकता उतना ज्यादा रन, तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो ओ माय गॉड कोई कह रहा है, मैंने क्या बोला, ही नी अर कर एक्स रन, ओ माय गॉड, हिनियर करवा सुन रहे हो, एक्स रन मारा, बहुत सारा रन मारा। हाँ, तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, 13 से लेकर के 18 तक इन ग्रुप को बोलते हैं पी ब्लॉक का ब्लॉक, पी ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों को हम ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी अरेंजिंग का मैंने मैजिक नंबर दे दिया है, नो टेंशन, हम सीधा पॉइंट वाली बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अगर उनको आपको याद करनी है तो डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि कैटालिस्ट के रूप में जो यूज होते हैं तत्व लगभग डी ब्लॉक्स होते हैं, और ये जो संक्रमण तत्व होते हैं लगभग सब के सब धातु होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा अगर आपको देखनी है तो आप डी ब्लॉक के जब आप तत्व, यानी इस नाम का जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा डी ब्लॉक के तत्व का, तब आपको काफी ज्यादा क्लियर होगा कि वास्तव में डी ब्लॉक का असली वास्तविकता क्या है। राइट, चलिए तो फाइनली बच्चों हम बात यह करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम याद कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहता हूं तो आप इसमें अब कॉलम नहीं हो सकता है, इसमें अब आपको पीरियड क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 4th पीरियड में तीसरे से लेकर के 12th तक ये डी ब्लॉक होगा, यानी तीसरे से लेकर के 12th तक जितने हैं 4th, 5th, 6th एंड 7, ऐसे करके पूरा डी ब्लॉक का होगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट बटा है ये एफ ब्लॉक का तत्व 6 और 7 का ही पीरियड होता है, बशर्ते ये एक तरह से बोल सकते हैं कि आधुनिक आवर्तसारणी में जो गलतियां हुई हैं यही से हुई है कि इसको बाहर रखना और एक हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहना, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान को, यानी हाइड्रोजन के पोजीशन को अस्थायी न कर पाना। क्लियर। ओके, तो बच्चों अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों को याद करें तो चौथे आवर्त से, चौथे पीरियड से हम कैसे याद करेंगे, 3 से लेकर के 12 तक तत्व कैसे बोलते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फीकनी क्यों जान जलाती हो, ध्यान दीजिएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फीकोनी क्यों जान जलाती हो साइंस टीचर, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है। ओके, अच्छा अगर हम बात करते हैं कि 5 जो पीरियड है 3 से लेकर के 12 तक तो कैसे आएंगे, तो यारी बोल सकते हो, यारी जरा जरा निभाओ मौत तक रुकावट रहिया में पड़े आग में कूदो, है हिम्मत, निभाओ यारी, बहुत कहते हो तुम्हारे जिगरी यार हैं, तो आ जाओ, आ जाओ यारी निभाने, यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट रहिया में पड़े तो अगियों में कूद जाओ। यस, तो ये है एक यारी का मतलब, समझ रहे हो। अच्छा चलिए ये हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे देख लेना, जो 57 और ये 89 नंबर पे जो तत्व आपको बड़ी घटबड़ दिख रहा होगा, ये एल्ले और ये एक्टिनियम, ये लैंथेनम और एक्टिनियम को शुरुआत का ये तत्व होते हैं, लेकिन इनकी सबसे अधिक प्रॉपर्टी मिलती है डी ब्लॉक से, सो इनको यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे 14-14 का मैंने ग्रुप बनाया हुआ एफ ब्लॉक में, और यहाँ से जो 15-15 का था एक एक तत्व मैंने उठा के यहाँ भरा है। वास्तव में आप देखेंगे ध्यान से तो डी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा डी और एफ ब्लॉक में दोनों में कनेक्शन, तो वहां पर नजर ये आएगा कि वास्तव में इन तत्वों को यहीं पर रहना चाहिए। अगर आप इन तत्वों का हटाते हो तो यह तत्व यहाँ आएंगे, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर वही रहेगा। क्लियर है? तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनका ब्लॉक से मिलता है और कुछ कुछ प्रॉपर्टी इनका डी ब्लॉक से मिलता है। सो यहाँ पे डी ब्लॉक वाला जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा हिम्मत वाला, इसीलिए आप बोलता ये दोनों जो तत्व हैं डी ब्लॉक में अरेंज है। तो हम ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे ला, यहाँ पे 72 से शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, ला हपता डबलुआ रे, हेलो, ला हपता डबलुआ रे, हफ्ता हफ्ता लोग वसूलते हैं मार्केट में या कहीं स्टैंड उस्टैंड। हफ्ता जो साप्ताहिक रुपया धन होता है लोग इकट्ठा करते हैं, तो एक मालिक जो कि डब्लू नाम के व्यक्ति को क्या किया, हफ्ता वसूलने के लिए दे दिया गया, तो आ रहा है तो हफ्ता वसूल रहा, उससे मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? ला हफ्तवा डबलुआ रे, वैसा इधर पिटाई अवर होगी। अगर नहीं देगा तो, अगर हफ्ता नहीं देगा तो वैसा पिटाई करेंगे जैसे वहां पीटे थे। याद आ रहा है पिछली बार जब हफ्ता नहीं दिया तो कैसे पीटे थे, कैसे? यस, मैंने क्या बोला? ला हफ्ता डबलुआ रे, वैसा ही इधर पिटाई अवर होगी अगर हफ्ता नहीं दिए तो। क्लियर? तो ऐसे आप करके याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेस्ट विधि है याद करने का। इसमें अचानक रफीक दबंग संग भोलू हसमत दूसरे रंग में सुने, तो ये है। चलिए, एफ ब्लॉक में अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 को कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, सीमा पर नदी पूनम सबनम यूं गद्दारी तबाही दी हो, इधर तुम ये भी लूटोगे। 7 की बात करते हैं, थोड़ा पहेली यूं नाप के पूछो, अमेरिका, कैम्ब्रिज, बैंकॉक, कैलिफोर्निया इसमें फेमस है, मैडम जी नोबल ला कर दो। ध्यान देंगे, थोड़ा पहेली यूं नाप नाप के पूछो। अगर पहेली पूछना तो नाप के पूछो, समझ के पूछो, नहीं देख लो क्या होने वाला है। अमेरिका, कैम्ब्रिज, बैंकॉक, कैलिफोर्निया इसमें फेमस है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है जीतने में, मैडम जी नोबल ला के दे दो। समझ रहे हैं? ओके, तो ये पूरा तत्वों का अरेंजमेंट मैंने समझा दिया आपको, कैसे याद करना है, कैसे बनाना है, कैसे ढांचा तैयार करना है, कैसे तत्वों को भरना है, एक एक तत्व कैसे समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वास्तव में ये जो एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक के तत्वों को समझते हैं और पूरा एस ब्लॉक की कहानी देखते हैं, फिर हम आएंगे पी ब्लॉक पे, फिर डी ब्लॉक पे, फिर एफ ब्लॉक पे। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ बताने वाले हैं। एस ब्लॉक में क्या होगा, फिर पी ब्लॉक में क्या होगा, फिर डी ब्लॉक में क्या होगा, फिर एफ ब्लॉक में क्या होगा, और उसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वास्तव में एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लें, एस ब्लॉक के तत्व। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक को लेकर के, तो सबसे पहले एस ब्लॉक आज पूरा हम देखते हैं, एस ब्लॉक की पूरा भंडाफोड़ करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक के तत्व। तो बड़ा सिंपल में एक लाइन में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक लाइन में इसका परिभाषा क्या बनेगा? तो एस ब्लॉक का मतलब होता है जिसकी पहचान एस ऑर्बिटल्स होती है, मतलब जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वे इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल में पाए जाते हैं। अभी बैलेंस सेल क्या होते हैं मैं तो बस बड़ करते जाता हूँ। तो ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस के बाहरी का सेल। तो वैलेंस सेल हम ये कहेंगे, लास्ट वाले सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। ये होता है वैलेंस सेल जिसे हम कहते हैं संयोजी कोष, राइट, संयोजी कोष का नाम देते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है? ओके, तो वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यह संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल की बात होती है, एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां बोलेंगे एस वाला ब्लॉक होगा, यानी एस ब्लॉक की पहचान होगी। तो साफ साफ होता है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं उनको हम बोलते हैं एस
एस ब्लॉक, क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। तो यहां पर आप लिखना तो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, एस कक्षक में, एस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, यस, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बातें स्पष्ट है? ओके, तो बड़ा सिंपल मैंने परिभाषा लिख दिया है। अब इसमें प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो प्रॉपर्टी होगा उसका क्या मतलब होगा। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, कुछ गुणों की बात करेंगे। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। फिर इसमें आयरन एंथैल्पी का क्या मतलब है, एटॉमिक साइज का क्या मतलब होता है, इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कलर्स वगैरह, कुछ फ्लेम की बातें होंगी, कुछ मेटल्स रंग देते हैं, रेडियोएक्टिविटी की बातें होगी। तो तमाम प्रकार की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। चलिए यहाँ पे अगर मैं इनको बना लूँ, फर्स्ट ए सेकेंड ए, इन दोनों तत्वों के ग्रुप में आप उतार लूँ तो काफ़ी क्लियर रहेगा। वाट, ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। यहाँ क्या था, बेटा, मांगे, काला, सल्ट, बाप, हो गया राजू। तो ये तत्व हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है। एस ब्लॉक के तत्व होते हैं जिसमें केवल और केवल 2 ग्रुप होते हैं। यस, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट ए होगा, फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एल्काली मेटल बोलते हैं और इसको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। क्लियर है। ये दोनों तत्व रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, फ्रेंसियम और रेडियम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, फिर हम और बातें हम बाद में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम बात करते हैं ग्रुप यानी कि पहले ग्रुप को लेकर के, ग्रुप फर्स्ट को लेकर के हम बात करते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट में जो कि तत्व आपको दिख रहा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वैलेंस सेल के लिए, वैलेंस सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा NS1 से लेकर के 2 तक, ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर है। अब इसका क्या वास्तव मतलब है इसको यहाँ से हम समझेंगे। तो ग्रुप यहाँ पे हम फर्स्ट ए की बात करेंगे, सबसे पहली चर्चा फर्स्ट ए की होगी। तो चाहे फर्स्ट ए हो चाहे सेकेंड हो, दोनों में NS1 से लेकर के 2 तक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैलेंस सेल के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट ए में हम पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम लिथियम की बात करें तो यहाँ पे लिथियम। क्लियर है। फिर हम किसकी बात करते हैं, सोडियम। फिर हम किसकी बात करते हैं, पोटेशियम। फिर हम किसकी बात करते हैं, रुबिडियम। फिर हम किसकी बात करते हैं, सीजियम। फिर फ्रेंसियम, ऐसे करके। तो हम पहले लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ होता है 1s2। यस, लिथियम का चूंकि 3 होता है, ये आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर ऐसे ही ये 19, ऐसे करके ये क्या होता है 37, ये क्या होता है 55 और ये क्या होता है 87, ऐसे करके होता है। राइट। चले, तो यहाँ पे क्या होगा 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s1 होगा। क्लियर है। ऐसे ही करके अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं सोडियम को लेकर के, तो यहाँ पर क्या होता है 1s2, यहाँ पर 2s2, ऐसे करके फिर क्या हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा 3s1, ऐसा 2 2 4 6 10 1 11। तो इस हिसाब से अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे करके पोटेशियम का भी निकालेंगे, ऐसे करके ये रूडियम का, ऐसे सीजियम का, ऐसे फ्रेंसियम का। तो मैं आपको बस बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो कैसे होगा। तो यहाँ पर जो 2s1 है, 2s1, अब ये क्या है, ये जो है 1s2 का मतलब होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि किसके लिए, इनर्ट गैस से, यानी जो अक्रिय गैसें होती हैं, इसमें ही, नी, अर,
कर जो x रन है इसका क्या मतलब है। तो इसका यही मतलब होता है कि यहाँ पर ये सब के सब स्टेबल होता है। तो हर एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार मैं अगर आपसे कहता हूँ तो ये जो 1s2 है ये किसका काम करेगा, ये हीलियम का काम करेगा। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हीलियम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर सिंपली वे में 2 हीलियम को लेकर के He के साथ यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे और इसका अकेले 2 होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ऐसे ही करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, नियान। फिर यहाँ पे ये नियान का अकेले कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3s1 हो जाएगा। तो 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो इस प्रकार 3 के लिए क्या हो जाएगा, He2s1। ऐसे ही करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Ne10 का ये 3s1। तो NS1 से लेकर 2 तक का मतलब होता है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और S में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ए का ग्रुप है। ऐसे ही करके इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हिनियर कर। ऐसे आर्गन ये 18 और यहाँ पर मिल जाएगा 4s1। क्लियर। ऐसे ही करके अगर इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 36 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका क्या होता है, क्रिप्टन। क्लियर है। फिर ऐसे ही करके इसका अगर देखेंगे तो कितना होता है, इसका होता है 54। ठीक है, और ये होता है जेनान। ऐसे ही करके इसका अगर देखेंगे तो ये आर्यन। ठीक है, और ये होता है 86। क्लियर है, बातें स्पष्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5s1, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, फिर 6s1, फिर ये 7s1 होगा। क्या होगा, 7s1 होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हर जगह NS2 NS1 NS1 हर जगह NS1 आ रहा है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ये है ग्रुप फर्स्ट ए के बैलेंस सेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अगर हम ग्रुप नंबर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड ग्रुप में क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, बस इसमें ANS1 भरा था तो इसमें NS2 भरेगा। तो कैसे होगा, तो ग्रुप सेकंड में क्या होता है, पहले हम तत्वों की बात कर लेते हैं, तत्वों को हम नामकरण कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर होता है बेरिलियम बेटा, फिर होता है मांगे, फिर होता है काला, सल्ट, बाप, BA, राजी, आर्य। क्लियर है। इसका एटॉमिक नंबर आपको शायद पता भी होगा, तो एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत तो है नहीं, मैजिक नंबर की सहायता से याद हो जाएगा। इसका होता है 4। फिर इसका क्या होता है, इसका होता है कितना, ये आप जानते हो 12 होता है। यहाँ पे फिर हम क्या जोड़ेंगे, 8, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 38 हो जाएगा। यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 88। तो ऐसे करके आप परमाणु क्रमांक भर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बस आपको मंत्र सीखना है, जादू सीखना है। तो NS1 से लेकर के 2 तक बातें हो रही हैं, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो क्या होता है 1s2 और ये होता है 2s2। बड़ा सिंपल है। ओके, तो 2 से ये भी शुरू हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रहे कि लास्ट में जो NS है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, अर्थात ये जो 1s2 होता है किसका होता है, तो यह होता है हीलियम का। तो He के साथ हम क्या भरेंगे, 2s2 भरेंगे। इसी प्रकार इसका बात करते हैं तो ये होता है 1s2, ये होता है 2s2, ये होता है 2p6, 2 2 4 6 6 4 10 और ये होता है 3s2, 6 2 12। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि बड़ा सिंपल वे में यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका होता है, यहाँ तक होता है किसका, नियान का। यहाँ तक होता है हीलियम का। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2, ऐसे करके 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे करके यस प्रताप सिंह प्यार। फिर क्या हो जाएगा 3p6, कितना भरना 20, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ऐसे करके हो जाएगा 4s2। तो अब जरा विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे, नजरें कहीं और न करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है 18 हो रहा है। अब बात समझिएगा, अब जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है वास्तव में, तो इसके साथ ये है यहाँ पर He के साथ, He का होता है 2, ये 2s2 है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है,
नियान, और नियान का अकेला होता है 10, 10 दोबारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3s2। ऐसे ही करके सब बैलेंस सेल का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ही नहीं और हो जाएगा, यानी कि आर्गन विच इज 18 नंबर पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ऐसे ही करके इसका भी होता है इनी और कर क्रिप्टन होगा जो कि 36 होता है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5s2। ऐसे ही करके इसका अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स जिनान का होता है 54, और ये होता है 86, हिनियरकर एक्स रन ये होता है 86, ऐसे करके। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6s2, ये हो जाएगा 7s2। अब बात समझिएगा, तो यहाँ पे हर जगह क्या दिख रहा है, ns2 आ रहा है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विच इज बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 आ रहा है। तो इसके पहले ns1 आया था, इसके बाद ns2 आया, अर्थात जब ग्रुप फर्स्ट होगा, ग्रुप फर्स्ट ए होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ns1 आएगा, और जब ग्रुप सेकेंड ए होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, ns2 आएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इतना क्लियर हुआ। अब चलिए थोड़ी मोड़ी बात हम करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेकर के, चुंबकीय गुण को लेकर के। चुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है उसे हम विचार करेंगे। यस, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में दो तरह से होता है। मैग्नेटिक में एक तो होगा डाई मैग्नेटिक, होगा पैरा मैग्नेटिक। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि डाई कब होगा, पैरा कब होगा। मैग्नेटिक में दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है पैरा मैग्नेटिक और एक होता है डाई मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, डाई मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। पैरा को हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय और इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ओके, अब जरा विचार करेंगे, अब जरा गौर करेंगे। यहाँ पे जो पैरा मैग्नेटिक होगा, जो डाई मैग्नेटिक होगा, ये कैसे क्लियर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आप अभी तक जो जाने हैं, क्या जाने हैं कि यहाँ पर ये था फर्स्ट ए। ओके, तो फर्स्ट ए में क्या था, हम हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। तो अब हम सीधे लेंगे लिथियम, लीना की रब से फरियाद। क्लियर है। और सेकंड में क्या था, सेकंड ए में ऐसा था, बेटा मांगे काला सल्ट, बाप हो गया राजा। विचार करें, अब इसका आपने अभी देखा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, NS1 था, और इसका क्या था, इसका था NS2 था। क्लियर। यहाँ S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो इसके हिसाब से S में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 1 है, हर जगह 1 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो 1 भरेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो दोनों भरेगा। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड बोलते हैं। ओके, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फुल फील्ड। बात स्पष्ट है। ओके, तो हाफ फील्ड का मतलब होता है अर्धपूरित कक्षक, और फुल फील्ड का मतलब होता है पूर्ण कक्षक। तो अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण कक्षक का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी अर्धपूरित कक्षक होंगे वह अर्धपूरित कक्षक क्या बताते हैं, वह अर्धपूरित कक्षक बताते हैं पैरामैग्नेटिक को। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा और विचार करें। जब जब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जो इलेक्ट्रॉनों का फील्ड बनेगा अगर वो हाफ फील्ड है, मतलब वह भरा हुआ नहीं है, तो वहां पर आप समझ जाइएगा, वहां पर आप समझ जाइएगा कि n का मान कुछ न कुछ मिलेगा, n का मान कुछ न कुछ मिलेगा, n का मान कुछ न कुछ मिलेगा, n का मान 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ मिलेगा। तो जब n का मान 0 नहीं होता है तो इसी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक।
क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। बातें स्पष्ट है? ओके। लेकिन अगर फुल फील्ड हो गया, अगर फुल फील्ड हो गया तो वहां पर n का मान 0 हो जाएगा, और जब n का मान 0 हो जाएगा तो इसे बोलेंगे डाईमैग्नेटिक। अब विचार करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर पैरा और डाई समझना है तो यहाँ पे n के मान को विचार करना पड़ेगा। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ये युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। n का होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर n का मान, यानी कि अगर अयुग्मन आया, अगर अयुग्मन आया, अगर अयुग्मन आया यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, पैरा होगा। अगर n का मान 0 है यानी अयुग्मित एक भी नहीं है, सब के सब युग्मन है, सब के सब जोड़ी सलामत है, तो वहां पर डाईमैग्नेटिक होगा। तो ये बच्चों होता है एक पैरामैग्नेटिक का और एक डाईमैग्नेटिक का मतलब। यानी एक चुंबकी में दो चुंबकीय गुण होते हैं, एक चुंबकीय गुण में दो अर्थ होता है, एक होता है अनुचुंबकी, एक होता है प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ n का मान होना चाहिए, अर्थात हाफ फील्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है तो वहां पे डाईमैग्नेटिक होगा। ये बताता है एक चुंबकीय गुण को लेकर के। क्लियर है? और एक किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ओके, तो ये है एक प्रॉपर्टीज और ये है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज का क्या मतलब होता है। आखिरकार एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, और क्यों, कैसे, इसको जरा विचार करेंगे। चलिए हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट मीन्स एटॉमिक साइज। किसकी बात करेंगे, एटॉमिक साइज की बात करेंगे। अब एटॉमिक साइज में क्या होगा, एटॉमिक साइज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वी गोज टू लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यस, यानी कि साइज क्या होता है, घटता है। और यहीं पे अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, अर्थात साइज बढ़ता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य क्या होगा कि यहाँ पे हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, जिसे हम एल्काली मेटल बोले थे, एल्काली मेटल क्षारीय धातु, जिसमें आता है लीना की रब से फरियाद, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो यहाँ पे एल्काली मेटल लेफ्ट से राइट जाने क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं अप टू डाउन, यानी कि इसमें हम बताएंगे क्या, अप टू डाउन जाने पर तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, अर्थात ये साइज बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ओके, अगर हम बात करते हैं सेकंड ए को लेकर के, सेकंड को जिसे हम बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल, क्या बोलेंगे, एल्काली अर्थ मेटल, जिसमें आता है बेटा, मांगे, काला, सल्ट, बाप, हो गया राजी। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा। तो इसमें भी साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? ओके, अब यहां तक तो बात है ठीक है कि अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो पहले एक ग्रुप आता है फिर एक ग्रुप आता है। तो लेफ्ट से राइट का मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ह, ली, ना, की, रब, शेष, फरियाद ये देखे थे, और यहाँ पे बेटा, बेटा, मांगे, काला, सल्ट, बाप, हो गया राजी।
ये देखे थे। तो ये है फर्स्ट ए अभी जो आपने देखा, और ये है सेकेंड ए। क्लियर बात है? ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट मतलब इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हाइड्रोजन तो हटा देते हैं, इसको हम बात करते हैं बेरिलियम। यहाँ पे इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, हम इधर से इधर जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे डिक्रीज होगा साइज, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही बताया जा रहा है कि जब हम एल्काली मेटल में या एल्काली अर्थ मेटल में जब हम किधर जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो लिथियम से सोडियम, लिथियम ऊपर, सोडियम क्या नीचे है, सोडियम से नीचे क्या पोटेशियम, उससे नीचे क्या रुबिडियम है। तो ऐसे का जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। ओके, लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि एल्काली मेटल और एल्काली अर्थ मेटल दैट मीन्स फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो दोनों को एक साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, या यूं बोल सकते हैं कि एल्काली मेटल या एल्काली अर्थ मेटल इन दोनों में कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, किसका ज्यादा एटॉमिक साइज बड़ा होगा। दोनों एक साथ एक पर्दे में लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा, विचार करेंगे जरा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एल्काली मेटल। एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, ये मैं नोट में लिख देता हूं नोट करके, जो एल्काली मेटल होता है जिसे हम Am से डिनोट करेंगे, एल्काली मेटल दैट मीन्स Am की जो साइज होगी, Am की साइज वाट AEM से एल्काली अर्थ मेटल से बड़ी होती है। क्लियर है, बड़ी होती है। दैट मीन्स इसका तात्पर्य क्या होगा कि ये नोटेशन की बात है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो एल्काली मेटल का जो साइज होता है वो कुछ गुना इससे ज्यादा होता है। वैसे तो इसमें भी बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, इसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन इन दोनों में जिसे हम एल्काली मेटल बोलेंगे और जिसे हम एल्काली अर्थ मेटल बोलेंगे, तो एल्काली मेटल का जो साइज होगा अगर इन दोनों का एक साथ तुलना कर दें तो वास्तव में एल्काली मेटल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। अर्थात एल्काली मेटल की साइज बड़ी होती है एल्काली अर्थ मेटल से। कहने का तात्पर्य क्या होगा, जब सेम पीरियड होगा, फॉर सेम पीरियड बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, इतनी बातें क्लियर है। तो ये रहा एक एटॉमिक साइज का मतलब, बहुत सिंपल वे में। एक बात याद रखिए, लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी गोज टू लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज एंड व्हेन वी अप टू डाउन साइज इंक्रीज। अब इसे मैंने पहले इसलिए पढ़ाया ताकि अब इसके बाद जो पढ़ोगे प्रॉपर्टी दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन पोटेंशियल, ये क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो टोटली डिपेंडेंट होता है एटॉमिक साइज पर। यानी किसी ब्लॉक में, जैसे कि यहाँ पे एस ब्लॉक की चर्चा हो रही है, तो एस ब्लॉक में आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा। तो चलिए फिलहाल विचार करते हैं, यहाँ तक क्लियर करें, स्क्रीनशॉट लें, इरेज करते हैं। यस, 1 2 3 हो गया। हेलो, चलिए तो यहाँ पे आप अब क्या देखोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। हम क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथी प्रॉपर्टी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा बोल सकते हैं, आयनन विभव बोल सकते हैं। पहले जानिए होता क्या वास्तव में। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि एक प्रकार का ऊर्जा होता है, यानी किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित वैलेंस शेल उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, दैट मीन्स डेल एच, या यूं बोल सकते हैं जो आई दी जाती है एनर्जी, ये एनर्जी दी जाती है डेल ई दी जाती है, वो होता है क्या, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट मीन्स आयनन ऊर्जा। क्लियर? तो अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है, नाभिक से कितना नजदीक है, इस पर डिपेंड होगा, यानी कि एटॉमिक साइज पर डिपेंड होगा। तो एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा तो समझिए कि उस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम होता जाएगा।
अर्थात जब इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो इसका प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, और जब कम पड़ेगा तो बड़े आराम से कर सकते हैं कि थोड़े से ऊर्जा देकर के हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यह ऊर्जा किस पर डिपेंड है, उसके एटॉमिक साइज पर, अर्थात बोल सकते हैं एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोलेंगे, जो IE होता है वह एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/, एटॉमिक साइज होता है। हेलो, मैंने क्या बोला, 1/, एटॉमिक साइज होता है। सिंपल सी बात। तो क्या बोल सकते हो, अभी आपने देखा था कि यहां पर आपने क्या लिया था, यहां पर लिया था लिथियम लीना की रब से फरियाद। क्लियर। इधर क्या लिया था, बेटुआ, क्या लिया था बोलो, बेटा मांगे काला सल्ट बपवा, हो गई राजी। ओके, तो ये क्या था, फर्स्ट ए, और ये क्या था, सेकंड ए। ये दोनों ग्रुप में आपने क्या देखा था कि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर एटॉमिक साइज, हेलो, एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, एटॉमिक साइज घट रहा था, एटॉमिक साइज लेस हो रहा था। लिथियम से बेरिलियम को जाने पर एटॉमिक साइज घट रहा है, सोडियम से मैग्नीशियम को जाने पर एटॉमिक साइज घट रहा है, और वहीं पे ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि एटॉमिक साइज अगर घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हेलो, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुछ बातें लिखेंगे, कुछ पॉइंट वाली बातें लिखेंगे। व्हेन एटॉमिक साइज increase then ionization energy decrease। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी एटॉमिक साइज बढ़ने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इधर से इधर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है। तो यहां पर बोल सकते हो कि इसकी अपेक्षा इधर जाने पर एटॉमिक साइज, इधर से इधर जाने पर एटॉमिक साइज घट रहा है, यानी आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इधर से इधर जाने पर इसका लिथियम से बेरिलियम की एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है, किसका कम है, बेरिलियम का, तो इसका कम है, इसका मतलब इसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। तो ये IE है, क्या है, IE है। क्लियर है। तो लिथियम और बेरिलियम की अपेक्षा, लिथियम और बेरिलियम की तुलना में जो बेरिलियम होगा वह एटॉमिक साइज में कमजोर होगा, एटॉमिक साइज उसका कम होगा, लेकिन उसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। साफ साफ स्पष्ट है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयनन एनर्जी डिक्रीज, एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज सो आयनन एनर्जी इंक्रीज। यहां लिख लेना, एटॉमिक साइज डिक्रीज देन आयनन एनर्जी इंक्रीज। ओके, बातें स्पष्ट है। तो चलिए, ये रहा इतनी बातें। तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पर आयनन ऊर्जा घट रहा है, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, आयनन ऊर्जा घट रहा है। क्लियर, यस। तो ये रहा एक प्रॉपर्टीज, गजब का प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और हम बात करते हैं, मेटालिक नेचर का मतलब क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे शो करता है, यानी इसमें धातु में धात्विकता का क्या मतलब होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यहां पर ले लेंगे हम मेटालिक नेचर। किसकी बात करेंगे, मेटालिक नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे विचार करिएगा, नेचर यानी कि धात्विक गुण कह सकते हैं, धात्विक प्रकृति। तो मेटालिक नेचर, धात्विक प्रकृति क्या होगा,
तो यहाँ पर दो चीजें, एक होगा एल्काली मेटल, एक होगा एल्काली अर्थ मेटल। लेकिन उससे पहले जो मेटालिक नेचर होता है वो टोटल डिपेंड किस पे होता है? मेटालिक नेचर जो होगा वो टोटल डिपेंड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। ये बातें आप विचार करिएगा। टोटल मेटालिक नेचर जो होता है वो आयनन ऊर्जा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये होगा कि जिसकी ज्यादा आयनन एनर्जी होगी उसका मेटालिक नेचर कम होगा। अब इसका क्या मैटर है? अगर हम यहाँ बात करते हैं एल्काली मेटल एंड बात करते हैं एल्काली अर्थ मेटल। एल्काली मेटल की आयनन ऊर्जा यानी कि Ie किसका? एल्काली मेटल का, Am का, ओके। और हम बात करते हैं Ie किसका? एल्काली अर्थ मेटल का। तो विचार करिएगा इन दोनों का जो आयनन ऊर्जा होगा इनमें ये होगा, आयनन ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? एल्काली अर्थ मेटल का। अभी आपने देखा है तो एल्काली अर्थ मेटल की आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एल्काली मेटल होगा उसके पास ग्रेटर मेटालिक नेचर होता है, ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो क्या बोलेंगे एल्काली मेटल हैव ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर देन एल्काली अर्थ मेटल ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझिएगा, जो एल्काली मेटल का जो आयनन ऊर्जा होता है वो कम होता है एल्काली अर्थ मेटल की तुलना में। कहने का तात्पर्य होगा कि जिसके पास जितना कम आयनन ऊर्जा होगा उसका इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जिसकी जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी वो उतना ही ज्यादा धात्विक नेचर को देगा। मैंने क्या बोला? कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके पास जितनी ज्यादा या जितनी कम बोल सकते हैं, जिसके पास जितनी कम आयनन एनर्जी होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी। क्लियर बात है? ओके। तो एल्काली मेटल का जो आयनन ऊर्जा होता है वो कम होता है एल्काली अर्थ मेटल की तुलना में, और यही रीजन है कि यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बताता है, जिसके वजह से यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा त्याग करता है। अर्थात ये बोल सकते हैं ये ग्रेटर मेटालिक नेचर देता है, ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। क्लियर है? तो ये रहा एक मेटालिक नेचर का मतलब एस ब्लॉक के तत्वों के लिए। ठीक बात है। चलिए अब हम एक आध दो प्रॉपर्टी और बात करते हैं। तो छठवां प्रॉपर्टी क्या होगा उसे जरा देखते हैं। चलिए क्लियर है यहां तक? ओके। तो हम बढ़ते हैं डायगोनल रिलेशनशिप एक होता है करके। तो छठवीं प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे? डायगोनल इनका। ठीक है, एस ब्लॉक में दोनों ग्रुप का डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? यस। तो छठवीं प्रॉपर्टी क्या है देखना जरा। तो यहां पर छठवां प्रॉपर्टी है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप इसका क्या मतलब विचार करें जरा। अच्छा भी आपने देखा था कि फर्स्ट ए एंड यहां पे क्या ले लिया? सेकेंड ए। बात स्पष्ट है? ओके। यहां पे ले लिया Li और यहां पे ले लिया बेरिलियम, यहां पे ले लिया Na,
यहाँ ले लिया Mg, क्लियर। तो यहाँ पे डायगोनल में क्या बताया गया है कि यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम को देखा जाए तो ऐसे आपस में एक बीकड़ बनाते हैं। डायगोनल क्या होता है? बीकड़। और ये बीकड़ का संबंध क्या होता है? बीकड़ का संबंध होता है कि जो तत्व जिस तत्व का बीकड़ बना रहा है, यानी कि ऐसे तिरछे तिरछा, वह एक दूसरे से प्रॉपर्टी में कुछ सेम देगा, कुछ एक दूसरे की कुछ बराबर गुण देगा। अर्थात इन दोनों का एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई लगभग बराबर हो सकते हैं और ये आपस में एक ही प्रकार के नेचर देते हैं, नेचर कैरेक्टर शो करते हैं। तो कैसे? जैसे ये लिथियम और मैग्नीशियम, सबसे पहले ये दोनों एक साथ हार्ड मेटल होते हैं। तो आप पहली बात क्या लिखोगे? पॉइंट वाली बात, लिथियम एंड मैग्नीशियम बात आर हार्ड मेटल, लिथियम एंड मैग्नीशियम बात आर हार्ड मेटल। यस। दूसरी बात, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई तो लगभग ये भी बराबर होता है, एटॉमिक रेडियाई भी लगभग बराबर होता है। तो एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा? अगर हम बात करते हैं किसका? लिथियम का, और यहां बात करते हैं किसका? मैग्नीशियम का। तो इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी क्या लगभग बराबर है। तो डायगोनल का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो तत्व जिसके साथ डायगोनल बनाता है वह तत्व उसी के गुणों में समाहित हो जाता है। चलिए, अगर हम एक बात करते हैं आयनिक रेडियाई को लेकर के, तो क्या होगा? तो आयनिक रेडियाई में अगर ध्यान से देखा जाए तो लिथियम के लिए और यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए, दोनों के लिए, तो इसका लिथियम का क्या होगा? लिथियम हो जाएगा 0.60 एंगस्ट्रॉम करके और यहाँ पे मैग्नीशियम का होता है 0.65 एंगस्ट्रॉम करके। तो लगभग क्या है? ये भी बराबर है। तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे नजर आ रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस के लिए भी यूज होते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। तो जब हम लिथियम लेते हैं तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ से H2 गैस बाहर होता है, यानी ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ। बट एक चीज ध्यान हो, ये स्लो रिएक्शन करते हैं। यस। तो बात आर, हाइड्रोलिसिस में क्या लिखोगे? बात आर स्लो रिएक्ट विथ वाटर एंड रिलीज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहां पे लिख सकते हो, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। क्या लिखेंगे? हेलो, क्या लिखेंगे? हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत इन तत्वों के द्वारा क्या होता है? ध्यान देंगे, हाइड्रोलिसिस के समय बात आर रिएक्ट with water बात आर रिएक्ट, स्लो रिएक्ट रहेगा, स्लो, बात आर स्लो रिएक्ट, रिएक्शन तो करते लेकिन स्लो करते, रिएक्ट, बात आर स्लो रिएक्ट विथ वाटर and released hydrogen molecules यस। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि जब लिथियम क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से H एंड OH के द्वारा क्या होगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहां से हो जाएगा लिथियम का हाइड्रोक्साइड, ओके, और यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। वैलेंस की बारी है तो यहाँ से बैलेंस अप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दो तो हो जाएगा जी। यहाँ पर 2, बातें स्पष्ट है, ओके। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन वहां कितना है? 2 2 4, यहाँ पर भी 2 कर सकते हैं तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर मैग्नीशियम की बारी है तो मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम भी सेम ऐसे ही करेगा H2O के साथ, यानी H2O का मतलब होता है HOH, या तो क्या होगा? बोलो हेलो। तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। यस, यहां पर 2
और ये 2 दूना 4, सो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, ऐसा कुछ होगा। चलिए, तो ये रहा आपके सामने क्या, एक रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप का महत्व। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सा प्रॉपर्टी है। और यस ब्लॉक में जितनी चर्चाएं कराई जा रही है, शायद उतनी चर्चाएं किसी और में कराई जाए, क्योंकि यस ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है 2 ही ग्रुप लेकिन जबरदस्त है। चलिए, एक आध प्रॉपर्टी हम और देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, एंड फ्लेम, कलर फ्लेम का मतलब क्या होता है। 2 प्रॉपर्टी के साथ हम लेक्चर क्लोज करेंगे। फिर आने वाले क्लास में हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी, डी ब्लॉक के बारे में भी जानकारी, और एफ ब्लॉक के बारे में भी जानकारी। फिर जाकर के यह क्लासिफिकेशन की रहस्य खत्म होगा और हम इसमें पीरियाडिक प्रॉपर्टी को लेंगे। यस, तो बातें स्पष्ट है। चलिए, अब हम बात करते हैं 7वां नंबर का प्रॉपर्टी। चलिए, तो 7वीं प्रॉपर्टी हम देखते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्षारीय धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दैट मीन्स एल्काली मेटल गिव्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे एल्काली मेटल की ही केवल बात हो रही है। तो यहाँ पे एक बात और आपको करना है कि यहाँ पे लिथियम को छोड़कर के, एलाई को छोड़कर, एलाई में यह विशेषता नहीं देखी गई। अब जितने एल्काली मेटल होते हैं, यानी कि सपोज यहाँ पर एक मेटल मैंने ले लिया, चाहे सोडियम चाहे जो वगैरह वगैरह कुछ भी, तो मैंने क्या किया, एक मेटल ले लिया, एक मेटल रॉड ले लिया, कुछ ऐसा, और यहाँ से प्रकाश दिया, लाइट दिया। क्या दिया? लाइट। तो इस लाइट के द्वारा इस पर क्या हो रहा है, ये फोटान का इफेक्ट, और इसके द्वारा इस जैसे ही लाइट इस पर पड़ रहा है तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकाल हो रहा है, अर्थात इस पूरे प्लेट पर पॉजिटिविटी आ गई, धनात्मकता का गुण आ गया। सो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बोलेंगे इस लाइट के द्वारा पॉजिटिविटी आया है, तो इसी के कारण इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट होता है जिसे हम फोटान का रूप देते हैं, जिसे फोटान का फॉर्मेट देते हैं, तो इस फोटान के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन हो रहा है। इस रॉड पर, इस मेटल रॉड पर पॉजिटिविटी आ रही है, इस मेटल रॉड पे चमक आ रहा है, सो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिए थे, ली, ना, के, रब, शेष, फरियाद, तो फ्रेंसियम वगैरह छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, इन सब में अगर देखा जाए ध्यान से तो क्या हो रहा है, वास्तव में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इन सब में देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे क्या होगा, इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात इनसे ज़्यादा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, इससे ज़्यादा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो लिथियम होता है, बस आप इसको ध्यान देना है, इसमें ऐसा गुण देखने को नहीं मिलता। तो ये रहा एक क्षारीय धातुओं के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव। ऐसा एल्काली अर्थ मेटल में नहीं होता, केवल एल्काली मेटल में होता है। ऐसा क्यों होता है, ये आप विचार करेंगे, ये आप स्पष्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर थोड़ी मोड़ी बात करते हैं कि वास्तव में एक कलर टू फ्लेम का मतलब क्या होता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, 8वां प्रॉपर्टी से कहेंगे, 8वीं प्रॉपर्टी कलर टू फ्लेम। चलिए, तो ये होता है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी कि एक प्रकाश विद्युत का प्रभाव होता है, और यह एल्काली मेटल के साथ देखा गया था, एल्काली अर्थ मेटल में ऐसा नहीं है। अब हम एक और सिंपल सा प्रॉपर्टी लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं कलर टू फ्लेम। कलर के द्वारा मतलब एक कलर फ्लेम के द्वारा, जब हम किसी मेटल रॉड को, मेटल के बारीक तार को जब हम किसी फ्लेम के पास ले आते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पे उस फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है उस मेटल रॉड के द्वारा। ऐसा देखने को मिलता है, आप ऐसा विचार भी किए होंगे कि जब खाना पकाते समय, यानी कि जैसे कि दाल हो गया या उसके अलावा जो भी है, जैसे जो गैस होता है वो नीला कलर का प्रकाश देता है। क्लियर है? तो वहाँ पे जब कुछ मात्राएं मतलब जल के साथ गिर जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लेम का कलर भूरा, लाल, ऐसा कुछ दिखता है। तो जिस प्रकार से मेटल होंगे उसी प्रकार से उनके कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एक कलर टू फ्लेम, एक कलर का फ्लेम से क्या तात्पर्य होता है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो एक लास्ट प्रॉपर्टी, आठवां प्रॉपर्टी है सुनहरा पीला। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कलर टू फ्लेम, यानी कि आठवां प्रॉपर्टी देखेंगे COLOUR, कलर टू फ्लेम। इसका क्या मतलब, कलर टू फ्लेम का मतलब क्या होता है? तो कलर टू फ्लेम का मतलब होता है कि यहाँ पर NaCl की बात कर लेते हैं। NaCl गलित अवस्था में लेंगे और उसमें एक मेटल रॉड डुबा करके, सिंपल वे में एक मेटल रॉड डुबा करके उसको हम गलित अवस्था में, जब हम उस गलित अवस्था को निकाल करके हम किसी फ्लेम के पास ले जाएंगे, ज्वाला के पास ले जाएंगे, तो वहां पर आपको कुछ अलग प्रकार के कलर देखने को मिलेगा। कैसे? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक टुकड़ा है और यहाँ पे एक बारीक पतला सा वायर है और इसको फाइनली गलित अवस्था में विलयन में डुबा करके जब हम फ्लेम के पास ले जाते हैं, यानी जब हम यहाँ पे एक फ्लेम के पास ले जाते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, इस फ्लेम के पास, इस ज्वाला के पास जैसे इस ज्वाला में ये जाता है, तो यहाँ पर आपको इसमें से निकल करके अनेक प्रकार के यहाँ पे विचलन, यानी कि ये अगर सोडियम का है दैट मीन्स Na, जिसका मतलब ये होता है 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यस। तो ये अगर सोडियम के विलयन में आप डुबाए हो, इसमें सोडियम की मात्रा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये कलर हमेशा आएगा सुनहरा पीला, दैट मीन्स गोल्डन येलो आएगा, गोल्डन येलो, सुनहरा पीला कलर आपको दिखेगा जब आप सोडियम वाला मेटल लिए हो, यानी इसमें सोडियम की मात्रा है। क्लियर है? ओके। इस प्रकार से जितने एल्काली मेटल के तत्व हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो यहाँ पे मेटल है, तत्व है, तो इनका क्या क्या रंग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पानी नीला, चलिए तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फ्लेम देखने को मिलेगा, जैसे कि सुनहरा पीला यानी कि गोल्डन येलो देखने को मिल रहा है। कब? जब ये सोडियम का बारीक वायर है या सोडियम की जब इसमें मात्रा ज्वाला पे जा रहा है। क्लियर है? यस। तो अक्सर नमक वगैरह की मात्रा जब नीचे गिर जाता है, फ्लेम पर जाता है, गैस के स्टोव पे यानी ज्वाला पे जाता है, तो वहाँ पे आपको पीला पीला कलर नजर आता है। यस। तो वहाँ पे घबराते हो और जल्दी वहाँ से हटाते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने मेटल और मैंने उसका कलर दे दिया है, ये एल्काली मेटल के लिए। तो यहाँ पे एल्काली मेटल में आप क्या देख रहे हो, लिथियम अगर है तो सिंदूरी लाल दिखेगा, और ये सोडियम है तो सुनहरा पीला गोल्डन येलो दिखेगा, और अगर पोटेशियम है तो नीला बैगनी, कुछ नीला कुछ बैगनी दिखेगा, और यहाँ पे अगर रुबिडियम है तो बैगनी, और सीजियम है तो आसमानी नीला। तो इस प्रकार से ये एक कलर की बातें होती है, एक कलर में आपको नजर आता है। यस। जैसा कि यहाँ पे सोडियम में ये जो दिया है, इसको अगर हम इस तरह समझें तो क्या हो रहा है, वास्तव में यहाँ पे हीट देने पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वास्तव में यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? यस। और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप विचार करेंगे, यहाँ पर हीट करने पर यानी कि उष्मा देने पर, हीट देने पर ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पर जो भी कुछ आपको कलर दिख रहा है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का जो हीट करने पे जो फ्लेम आ रहा है, जो फ्लेम नजर आ रहा है, यह फ्लेम, यह कलर फ्लेम है। सो इसे आप कलर फ्लेम बोलेंगे। इस फ्लेम में छिपे हुए कलर को बोलेंगे। तो वह कलर में कई कलर हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। क्लियर है? ओके। यस। तो आज क्लास में इतना ही। आज हमने देखा एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यानी इसके अलावा जो ब्लॉक बचे हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसे होंगी। यस। तो एस ब्लॉक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में हम लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी देखा। आने वाले लेक्चर का इंतजार करें, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। यस।